जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 10th का जो हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, यानी केमिस्ट्री का हम सॉल्व का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स का सॉल्व कर लिया है, इस वीडियो में केमिस्ट्री का आंसर करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें बायोलॉजी का पूरा आंसर करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का संपूर्ण अध्ययन करने वाले दोस्तों। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपको दिया गया 5 में का निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? आपको पता होना चाहिए कि हमेशा अगर अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर धातु कौन सा है? क्लोरीन, तांबा, जस्ता, सल्फर। तो धातु कौन सा है? जस्ता। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो जस्ता है, जिंक है। जिंक जो है वो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन तीसरा सही है। 5 में खा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीयक समूह का सदस्य है? हमने आपको विकर्णीय संबंध पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ाया था आपके पास तो जो लिथियम है वो मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध रखता है। तो द्वितीयक में कौन है? मैग्नीशियम। प्राथमिक में कौन है? लिथियम। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही गया है? दूसरा ऑप्शन सही गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इसमें एकल बंध हो, और असंतृप्त इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, तो इसमें लिखा गया एकल बंध, चतुष्फलकी संरचना, और तीसरे में सी सिंगल बॉन्ड, और चौथे में डबल बॉन्ड। चौथा सही होगा क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है, और संतृप्त में डबल बॉन्ड नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का तो क्वेश्चन नंबर 6 का में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको हेडिंग डाल लेना है। क्या हेडिंग डाल लेना है कि ऐसे पहले लिखोगे 6 का क्या लिखोगे? उत्तर 6 का। और सबसे पहले आपको ये हेडिंग डाल लेना है कि धावन सोडा के उपयोग। तो धावन सोडा का उपयोग, धावन सोडा का उपयोग। अब धावन सोडा दोस्तों हम लोग कहते किसे है? जो धावन सोडा है ना, धावन का मतलब होता है धोने का सोडा। तो इसका उपयोग हम लोग किस किस में करते हैं? तो नंबर 1 करते हैं हम लोग कपड़े धोने में। नंबर 1 करते हैं कपड़े धोने में। नंबर 2 हम लोग इसका किस पे करते हैं? नंबर 2 करते हैं घरों की सफाई करने में, बर्तन धोने में, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, धावन सोडे का बस 2 उपयोग पूछा गया है। इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि ब्रंजक चूर्ण के 2 उपयोग। तो फिर से आपको हेडिंग डाल लेना है। नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे हो गया ब्रंजक चूर्ण के उपयोग। अब ब्रंजक चूर्ण के उपयोग क्या है? ब्रंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ब्रंजक चूर्ण का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। एक तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, जल में कोई भी जीवाणु ना हो, जीवाणु रहित बनाने के लिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो ब्रंजक चूर्ण का उपयोग होता है इस चीनी में सफेदी करने में, चीनी का सफेदी करने में भी हम लोग ब्रंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं हम लोग चीनी को सफेदी करने में। इसके बाद हम लोग जैसे क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, क्लोरोफॉर्म, उसके निर्माण में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारे पास हमसे क्वेश्चन पूछा गया 6 का खा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो लिखोगे उत्तर 6 का खा में ये पूछा गया है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या डालना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बंड हो, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बंड हो तो उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे आपको बता दें कि इसमें हम लोग एन समूह लेते हैं, एल्केन समूह लेते हैं। इसमें हम लोग कौन सा समूह लेते हैं? हम लोग एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का दोस्तों सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। यानी इसका तो सूत्र हो गया। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी हो चाहिए, तो इस सी के पास 1 2 3, क्योंकि सी के पास 4 बंद होते हैं, तो 1 2 3 4, तो एक ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये हो गया इसका उदाहरण। जैसे 1 यानी 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, क्योंकि C 2 बार है, C2H6 हो गया। तो ये क्या हो गया? एथ 2 कार्बन हो गया।
तो 2 कार्बन होने पर ये हो गया एथेन, जो कि इसका सामान्य सूत्र हो गया ये, और जो कि इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब दूसरा हम लोग हेडिंग डाल लेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या डालेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं जो सी और सी के बीच डबल बॉन्ड या सी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बनों के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो उससे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका दोस्तों सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। ठीक, इन दोनों का सूत्र हो गया। उदाहरण के तौर पर ले लेंगे हम लोग C डबल बॉन्ड C। अब C के पास 2 बंद हो गया तो इसके पास एक H, इसके पास एक H। इस C का 3 बंद हुआ, एक H छोटा है ऊपर ले लो, एक H छोटा है ऊपर ले लो, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया एथिलीन। ठीक, ये क्या हो गया? एथिलीन। और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ऐसे ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसके पास एक बंद बचा, इसके पास एक बंद बचा, तो हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH। तो ये हो गया एथाइन, ये हो गया एथीन, और ये हो गया एथाइन। ये हो गया एथेन एथाइन, सॉरी एथेन एथीन एथाइन। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसका एग्जांपल को समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमसे है 6 का खा, 6 का गा। 6 का गा में क्या कहा गया है? 6 का गा में कहा गया है एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है? समीकरण भी दीजिए। एल्कोहल और अम्ल के मध्य की अभिक्रिया, सबसे पहले आपको उत्तर डाल लेना है 6 का गा। उत्तर 6 का गा। 6 का गा में ये कहा गया एल्कोहल, एल्कोहल और कौन है? अम्ल। ठीक, एल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्कोहल और अम्ल की क्रिया, कोई भी एक एल्कोहल ले लीजिए। जैसे हमने एल्कोहल ले लिया C2H5OH एथिल एल्कोहल, अम्ल ले लिया CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसका जब हम लोग क्रिया करवाएंगे, इसकी क्रिया के दौरान क्या बनेगा? हम लोग जानते हैं कि हमारे पास C2H5 जो है इस H को हटा देगा तो बनेगा CH3COO, H की जगह आ जाएगा C2H5, क्योंकि इसका OH और इसका H ये क्रिया करके बन जाएगा H2O। दोस्तों ये हो गया कार्बन, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन। तो ध्यान देना कि जब कार्बन और कार्बन के बीच अगर O हो, इसे कार्बन कहते हैं, इसे भी कार्बन कहते हैं, O हो, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन के बीच क्या है? O है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर O हो तो उसे हम लोग कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। तो एल्कोहल और अम्ल की क्रिया से क्या बनता है दोस्तों? एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एल्कोहल एवं अम्ल की मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्कोहल और अम्ल की मध्य की अभिक्रिया एस्टर कहलाती है। समीकरण में दीजिए, तो समीकरण हमने ये आपको दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का का, 7 का में लिखेंगे उत्तर 7 का। 7 का में हमसे ये पूछा गया है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1 एथिल एल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है। नंबर 1 एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? एथिल एल्कोहल का फार्मूला हो गया C2H5OH, और किसके साथ क्रिया कर रहा है? क्रिया कर रहा है सोडियम से। तो जब सोडियम से क्रिया करेगा तो रिएक्शन क्या बनेगा? यानी हम लोग जानते हैं कि इस H को हटा देता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C2H5ONA, और प्लस ये H अलग होकर बन जाएगा H2O, H2 केवल। तो इसका बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर H है 2 बार, तो 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करने पर C2H5 2 बार हो गया, 2 का गुणा कर देंगे। इसमें ये हो गया Na 2 बार, तो यानी में 2 का गुणा कर देंगे। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर करेंगे। दूसरे नंबर में क्या लिखा गया है? तो लिखेंगे दूसरा नंबर में हमसे ये कहा गया है कि मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। मीथेन का फार्मूला हो गया CH4, क्लोरीन का फार्मूला हो गया Cl2। ठीक, तो जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो मीथेन क्या बनता है? मीथेन का एक अणु लेता है, मीथेन एक हाइड्रोजन का विस्थापन होता है जो कि बन जाता है HCl, और एक Cl आता है इसके साथ, तो हो जाएगा CH3Cl जो कि बैलेंस भी है। ठीक, ये हम लोगों ने इसका अभिक्रिया ले लिया। अब हमारे पास 7 का खा, एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर 7 का खा। क्या लिखेंगे? उत्तर 7 का खा।
सातवें का खा में हमसे क्या पूछा गया है, एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एसिटिक अम्ल, रासायनिक गुण जब भी पूछा जाए, रासायनिक गुण का मतलब होता है एसिटिक अम्ल की क्रिया करवाओ, चाहे अम्ल से अम्ल तो है, चाहे क्षार से करवाओ, चाहे धातु से करवाओ, किसी के साथ भी क्रिया कराओ। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। पहले इसकी क्रिया करवाओ, एक तो हमारे पास है, एक काम करो कि यहाँ पर Na से क्रिया करवा दो, पहले सोडियम से क्रिया करवा दो। जब सोडियम से क्रिया करवाएंगे तो NaH को हटा देता है, विस्थापन कर देता है, तो ये बन जाएगा CH3COONA प्लस क्या हो जाएगा H2। ठीक, क्या हो जाएगा H2, बैलेंस तो है। इसके बाद दो पूछा गया, एक और ले लो CH3COOH, इसकी क्रिया किसके साथ करवाओगे, एक तो एथिल एल्कोहल के साथ करवा दो। जब एथिल एल्कोहल के साथ हम लोग करवा देंगे तो इसके दौरान बनेगा CH3COO और C2H5 और इसका OH और इसका H मिलकर हो जाएगा H2O। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों साथ में खा भी हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग साथ में का खा भी हो गया। अब 8वां क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद करते हैं 8वें का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8 का 8 के का में लिखेंगे हम लोग उत्तर 8 का 8 के का में हमसे ये पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे आधुनिक आवर्त नियम। अब आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त का नियम दोस्तों मोजले ने दिया था। मोजले ने क्या कहा था, मोजले जी ने ये कहा था कि आधुनिक आवर्त नियम में उन्होंने ये कहा गया था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखना है। तो ये तत्वों के आधुनिक नियम हो गया। तत्वों के आधुनिक आवर्त नियम में क्या होता है कि तत्वों के भौतिक रासायनिक दोनों गुण उसके तत्वों के यानी परमाणु क्रमांकों के आवर्तित फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार से उसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद 8वें का खा, 8वें खा में लिखेंगे हम लोग उत्तर 8वें का खा। तो इसमें यह कहा गया है कि भर्जन से आप क्या समझते हो, उदाहरण से दीजिए। तो आपको पहले हेडिंग डाल लेना है भर्जन क्रिया। ठीक, भर्जन, भर्जन, भर माने होता है भरना, जन माने होता है वायु। इसमें वायु की उपस्थिति में अगर किसी अयस्क को गर्म करना है तो क्या करते हैं कि सांद्रित अयस्क को उसके यानी गलनांक से नीचे की ताप पर, ध्यान रखना दोस्तों कि सांद्रित अयस्क को उसकी गलनांक के नीचे की ताप पर वायु की उपस्थिति में उसकी गलनांक से नीचे की ताप पर, मतलब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे की ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दे कि एग्जाम्पल जैसे हमने लिया हम लोगों ने कि ZnS जिंक सल्फाइड और इसका क्रिया करवा दिया O2 से, और ये हमने ले लिया इसमें वायु और ये कर रहे हैं हम लोग इसको गर्म। तो क्या बन जाएगा ZnO प्लस SO2। इसका बैलेंस कीजिए तो Zn एक बार, O हो गया आपके पास 3 बार। तो यहां पर आप काम कीजिए कि 2 का गुणा कर लीजिए, O हो गया 2 बार, S हो गया यानी S हो गया 2 एक बार और O हो गया 4 बार। तो इसको 2 का गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर Zn हो गया 2 बार, तो यहाँ पर Zn हो गया 2 बार और S भी हो गया 2 बार। तो फिर से यहाँ पर 2 गुणा कर लीजिए। जैसे 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि O हो गया आपके 4 2 6 बार, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर लीजिए। ठीक, इस प्रकार से। अब हमसे ये पूछा गया है 8वें का गा, 8वें का गा में हमसे ये पूछा गया है तो लिखेंगे उत्तर 8वें का गा। उत्तर 8वें का गा में हमसे ये पूछा गया है कि खाने के सोडे के निर्माण की विधि। तो हम लिखेंगे खाने का सोडा, खाने का सोडा। खाने का दोस्तों सोडा का जो सूत्र होता है वो दोस्तों आपको बता दे कि ये होता है NaHCO3। इसको बनाते कैसे, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है, खाने का सोडा बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 प्लस जली विलयन के लिए H2O प्लस CO2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास बना क्या NaHCO3। अब यहाँ पर N 2 बार है, 2 का गुणा कर लीजिए तो Na हो गया 2 बार, Na 2 बार, C हो गया 2 बार, C हो गया 2 बार, O हो गया 3 2 3 और 1 4 2 6, 3 2 6, पूरा बैलेंस हो गया। ठीक, इस प्रकार से खाने का सोडा का निर्माण करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें का घा करेंगे। तो हम लिखेंगे उत्तर 8वें का घा।
उत्तर 8वें का घा। 8वें घा में हमसे ये पूछा गया है पीएच मूल से आप क्या समझते हैं। तो पीएच मूल किसे कहते हैं? तो पीएच मान जो है, पी का मतलब होता है पोटेंशियल और एच का मतलब हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब होता है सांद्रता और हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सांद्रता को व्यक्त करना पीएच मान कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की सांद्रता मतलब सांद्रता का मतलब कितना अधिक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन कितनी मात्रा में कितना अधिक है उसको ज्ञात करना हाइड्रोजन की सांद्रता कहलाता है। ठीक, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात करना व्यक्त करना पीएच मान कहलाता है। इसके बाद पीएच मूल बराबर 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी? हमने आपको पढ़ाया था कि यदि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है और 7 है तो उदासीन है। तो यहाँ पर पीएच मान है 8 तो विलयन क्या है? विलयन क्षारीय है। क्लियर हो गया? अब या तो ये नहीं करना तो फिर इसके बाद आपको टिप्पणी करना है। तो आपको लिखना है उत्तर 8वें का यानी घा का अथवा। अथवा में सबसे पहले आपके पास क्या लिखा गया? टिप्पणी यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब लिखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रति माने हर एक को, स्थापन का मतलब होता है हटा देना, स्थापन कर देना, उसको हटा देना। अभिक्रिया यानी किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई एक यौगिक का तत्व किसी दूसरी यौगिक के एक तत्व को हटाता है, हटाने की क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर आपको प्रतिस्थापन क्रिया आपको दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ रिएक्शन किया, जैसे हमने लिख लिया C2H5OH और प्लस हमने Na ले लिया। अब Na ने क्या किया? हाइड्रोजन कर दिया विस्थापन यानी प्रतिस्थापन। तो हो गया C2H5ONa और प्लस ये हो जाएगा H2। यहां पर किसका दोस्तों विस्थापन हुआ? यहां पर H2 का विस्थापन हो गया, यानी हम लोग कहेंगे H2 का प्रतिस्थापन हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर आपसे यह कहा गया है निस्तापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है निस्तापन। नी माने नहीं, स्थापन का मतलब अब यहां पर क्या नहीं होना चाहिए? वायु नहीं होना चाहिए। यानी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अगर उसे गलनांक के नीचे की ताप पर गर्म करते हैं तो इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन की क्रिया में क्या होता है कि वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे की ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि ZnO3 लिया, ZnCO3 लिया और इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद ये हो जाएगा ZnO प्लस CO2। ठीक, ये हो गया निस्तापन अभिक्रिया। इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट नंबर दिया गया है, ये दोस्तों काखा गा में दिया गया है। तो आप लोग इसको का लिख देना, इसको गा लिख देना और इसको लिख देना आप लोग का खा, इसको खा लिख देना और इसको खा लिख देना और इसको गा लिख देना। अब इसको लिखना है साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। साबुन हेडिंग में लेना, साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन। अब साबुन और अपमार्जक का निर्मलन। निर्मलन का मतलब क्या था? निर्मल का मतलब क्या था? स्वच्छ यानी साफ। यानी साबुन तथा अपमार्जक किस प्रकार साफ करते हैं वस्तुओं को, साबुन के बारे में बता दे कि साबुन में जो मिसेल होता है वही वस्त्रों को साफ करता है। कैसे वस्त्रों को साफ करता है? हमने आपको बताया था, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो उसके दो अणु यानी एक हाइड्रोकार्बन पूंछ और एक सिर, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के जो अणु होते हैं वो गुच्छों का रूप लेती है। इसे हम लोगों ने मिसेल नाम दिया था। और मिसेल क्या करती है कि मिसेल के दो भाग होते हैं, एक जलरागी और एक जल विरागी। जो जल के साथ क्रिया करे वो जलरागी, जो जल के साथ क्रिया ना करे, मैल के साथ क्रिया करे, वो जल विरागी। अब जल विरागी क्या करता है कि मैल से जाकर उसके चारों ओर से उसको घेर लेता है और उसके साथ कर लेता है दोस्ती, और उसका जो जल रागी वाला भाग है वो जल विरागी को अपनी ओर खींचता है। तो उसके साथ जो चारों ओर से जो मैल को उसने फंसा के रखा था उस मैल को भी जल विरागी जो है उसको खींच के लाता है, और जल रागी और जल विरागी खिंचाव के कारण मैल कपड़ों से दूर हो जाती है। इस प्रकार से साबुन कपड़े को साफ करता है।
और अपमार्जक में दोस्तों आपको बता दें इस प्रकार से अपमार्जक भी क्रिया करता है, लेकिन साबुन से अच्छा होता है अपमार्जक, क्योंकि अपमार्जक में क्या होता है कि Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव। अपमार्जक में क्या होता है कि Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव, ये अपमार्जक में होता है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम ये होते हैं, जो कि ये साबुन से अच्छा भी माना जाता है कि साबुन से बहुत अच्छा साफ करता है। तो आपको बता दें अपमार्जक की जो लंबी श्रृंखला का निर्माण है वो तेल या वसा से नहीं करते। जैसे हम लोग साबुन का निर्माण तेल या वसा से करते हैं हम लोग, इस प्रकार से जो अपमार्जक है इसका निर्माण तेल या वसा से नहीं करते, हम लोग पेट्रोलियम से करते हैं। इसीलिए तो ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, साबुन से अच्छा होता है कपड़ों वस्त्रों को साफ करने में। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने केमिस्ट्री का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बायोलॉजी को लेकर। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।